जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने एमपीजी की सीरीज़ कंप्लीट करा चुकी है और हम आपको साइंस सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी साइंस सीरीज़ का आज ये तीसरा पार्ट है, जो कि आपको डेली सुबह 8 बजे अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है, प्रतिदिन ये आपको सुबह 8 बजे तो एमपीजी की सीरीज़ चला रही थी, वही याद है हमें। ठीक है कि 8 बजे आपकी एमपीजी की सीरीज़ थी, वो पूरे प्रतिदिन आपको 8 बजे अवेलेबल करवा दी जाती थी। उसका आपने भरपूर प्रयोग किया और उसी के हमने आपको नोट्स के तौर पर भी प्रोवाइड कर दिया। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके जितने भी हमने 7 से 8 घंटे की पूरे एमपीजी की सीरीज बनाई है, उसको आप नोट्स के तौर पर भी ले सकते हैं। अब यहाँ समझिए साइंस सीरीज़ को देखिए। साइंस सीरीज़ ये डेली सुबह आपको 8 बजे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं एमपी पुलिस के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि हमने ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है विथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के साथ। मतलब इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला, आप खुद देखिएगा कि आपका साइंस कितना इंप्रूव हो जाएगा। और कभी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, सारी चीज़ लगाएंगे, तो हर चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बस 1 बाय आप 1 पूरा साइंस को देखते चलिए। ठीक है, देखिए 1 से लेकर अभी तीसरा पार्ट चल रहा है, आप आगे देखते चलिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट ये सारी चीजें करें, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो भी कुछ चंद लाइनों से। आज की कुछ चंद लाइनें कुछ इस प्रकार से: डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब भरोगे सबसे अलग निखरोगे। तो याद रखिए कि एकदम डूब जाइए, अब यहाँ वहाँ बिल्कुल भी ध्यान ना दे करके केवल आप अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। मतलब इस कदर अपनी तैयारी करिए कि जब आप सक्सेस होंगे तो आप खुद कहेंगे और जमाना आपको कहेगा कि हाँ भाई, आपने कितनी मेहनत करी थी। आपकी मेहनत लोगों को दिखेगी और उस समय समझ में आएगा कि आखिर इस मंजिल तक आने के लिए आपने कितनी मेहनत की थी। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि मतलब हम केवल थोड़ा सा क्वेश्चन, बस नहीं कि बस 1-2 क्वेश्चन करा दिए हो गया काम, बिल्कुल नहीं। हम उसका आगे पीछे सब चीज़ हम आपको बताते हैं कि उससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। आप ये मान कर चलिए कि हम 30 मिनट में आपको कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कम आपको कितने क्वेश्चन करा देते हैं? 90 से 100 क्वेश्चन। 90 से 100 क्वेश्चन आपको तैयार करवा देते हैं इस 30 मिनट के अंदर अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आप खुद देखेंगे कि एग्जाम में आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। गुणसूत्र इनमें स्थित होते हैं। तो गुणसूत्र किन में स्थित होते हैं? बस जितना जो चीज़ बताते जाएं अच्छी तरह से पढ़ते चलना। ठीक है, गुणसूत्र किन में स्थित होते हैं? तो याद रखिए गुणसूत्र इसमें गॉल्जी काय का, नाभिकीय, रसधान, लवक। तो किसमें होता है? नाभिक। ठीक है, न्यूक्लिक में होते हैं गुणसूत्र। ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब जब गुणसूत्र की बात आई है तो हम आपको बता दें कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सामान्य व्यक्ति में, अगर कोई सामान्य मनुष्य, इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेंगे वो बता देते हैं। ठीक है, सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ों की संख्या पूछेगा तो आधा कर दीजिए, 23 जोड़े। तो दोनों ही पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो आपको बोलना है 46 है। और अगर जोड़ों के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो बोल देना 23 जोड़े हैं। सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं या फिर 23 जोड़े। तो 46 जनरली याद रखना है। अब देखिए रोचक बात अब आपको बता रहे हैं जो आपके पेपर में आ जाएगी, लेकिन आप लोग उसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन होता है ना, जो सामान्य मनुष्य होता है, नॉर्मल ह्यूमन होता है, उसकी बॉडी में या उसके शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि कई महिलाएं जो होती हैं, ठीक है, जो प्रजनन नहीं कर पाती हैं, ठीक है, मतलब कि बच्चे नहीं होते हैं जिन महिलाओं के, ठीक है, तो ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जनरली उन्हें लोग बांझ कह देते हैं। लेकिन ये वोकैब बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वोकैब यूज़ किया जाता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाए? उनके क्रोमोसोम कितने होंगे? 45। ठीक है, उनके क्रोमोसोम कितने होंगे? 45। जिन महिलाओं में जनन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, ठीक है, जिन महिलाओं में जनन नहीं होता है, बच्चे नहीं होते हैं, उनमें 45 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और सामान्य महिलाओं में 46 क्रोमोसोम, मतलब सामान्य महिला हो या पुरुष हो, किसी में भी सामान्य व्यक्ति है तो 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। अब ट्रांसजेंडर भी होता है। ठीक है, आपने सुना होगा ट्रांसजेंडर भी। देखिए गे अलग होता है ना, एलजीबीटी में, एलजीबीटी का जब आप फुल फॉर्म देखेंगे, एलजीबीटी को जब आप देखेंगे, एलजीबीटी, तो यहाँ पर देखेंगे ना कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, ये सब रहता है ना। एलजीबीटी का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, ये सभी। तो ये सब भी फुल फॉर्म कल को पूछे जा सकते हैं कि एलजीबीटी में बी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये एलजीबीटी पूरी ट्रांसजेंडर की वो है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनको इलीगल बोल दिया गया है ट्रांसजेंडर वाले का भी, कि हाँ भाई अगर ये आपस में संबंध बनाते हैं तो इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत बोला गया आप इसको जरूर पता करके रखेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, एलजीबीटी। तो अभी हम क्या बोल रहे थे? क्रोमोसोम की बात कर रहे थे। तो जनन क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। जो महिलाएं जनन मतलब बच्चे
बच्चे नहीं होंगे जिन महिलाओं में, उनमें 45 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। जो सामान्य व्यक्ति होगा, सामान्य पुरुष होगा, उसमें सामान्य व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सामान्य अगर व्यक्ति है तो उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। और ट्रांसजेंडर का हम आपको बता रहे थे कि ट्रांसजेंडर में कितना पाया जाएगा, 47। ठीक है, तो याद रखना ट्रांसजेंडर में सामान्य से एक ज़्यादा, और महिलाओं में वो जो जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होंगे उनके एक कम पाए जाएंगे। ठीक है, तो जिन महिलाओं में प्रजनन नहीं हो पाएगा, बच्चे नहीं हो पाएंगे, उनके 45, सामान्य के 46, ट्रांसजेंडर के 47। एक और बात बता दें हम आपको, 45 क्रोमोसोम पाया जाता है तो उनमें क्या रोग बोला जाता है उसको, टर्नर सिंड्रोम भी बोला जाता है। गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 45 होगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिनको टर्नर सिंड्रोम होगा ना उनको 45 उनकी बॉडी में 45 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, या फिर यूँ बोलो कि जिनकी बॉडी में 45 क्रोमोसोम पाए जाएंगे तो उनको भी टर्नर सिंड्रोम होने के चांसेस हो सकते हैं कई बार ऐसा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, तो बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, खाली निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब कौन सा है जो घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर याद रखते हैं और बताते हैं, एक कॉपर रॉड को घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही उत्तर है कि कॉपर रॉड को। याद रखिए आवेशित, घर्षण आवेशित का कॉन्सेप्ट याद रखिए, फिर आपको सारी चीज़ें हो जाए। ओ क्रोमोसोम में हमने आपको एक और चीज़ नहीं बताई थी ना, जाने दीजिए, वो नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर करा देंगे, लेकिन मेन चीज़ें हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद या फिर अभी ही बता देते हैं। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसके बारे में भी हम आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता, एक कॉपर रॉड। ठीक है, तो एक कॉपर रॉड बिल्कुल सही उत्तर है। और याद रखिए हम आपको इतना बेस्ट से बेस्ट मटेरियल देंगे, बस आपका एक ही काम है शेयर करना, अपने दोस्तों तक सभी को पहुँचा देना। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट डे जो हमने देखा था, कम से कम मतलब 8 से 10 सब्सक्राइबर एक ही दिन में नए बढ़ गए। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब 8 से 10 सब्सक्राइबर एक ही दिन में, जनरली एक दो ऐसे बढ़ते रहते हैं सब्सक्राइबर, लेकिन एक दिन में 8 से 10 तो होगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल दे रहे हैं, बस आपका एक ही काम है, आपको ये वीडियो हर किसी तक पहुंचा देना। ठीक है, हर किसी तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, आप अपने जितने भी दोस्त हैं सभी चीज़ों को पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए अभी बताते हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताते हैं। ठीक है, कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता, तो याद रखिएगा एक कॉपर रॉड जो है वो घर्षण द्वारा आवेशित नहीं होती। इससे कैसे समझ में आएगा सर, तो चलिए अभी आपके सारे कॉन्सेप्ट वो करवा देते हैं क्लियर, ताकि आपको कोई परेशानी ना। आपके लिए लेते हैं नया, चलिए अब यहाँ पर हमने आपके लिए लिया नया पेज। अब आपको सारी चीज़ें क्लियरली बताते हैं कैसी क्या चीज़ होते हैं। देखिए कभी भी घर्षण द्वारा अगर किसी को आवेशित किया जाना है तो ये केवल पॉसिबल है कुचालक में। कुचालकों में साधारण घर्षण कर करके, मतलब आप बस दो वस्तुओं को रगड़ करके आपस में चार्जेस पैदा कर सकते हैं, आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। कोई भी दो मतलब जैसे कि क्या देखा होगा आपने, लकड़ी को कागज़ से रगड़ देना, स्केल को कागज़ से रगड़ देना, स्केल को किसी ऐसी चीज़ों को जब रगड़ते हो ना तो उसमें घर्षण के कारण उनमें आवेश पैदा होता है। ये किसमें पॉसिबल है, केवल कुचालक में। ठीक है, कुचालक को साधारण घर्षण करके, मतलब अगर चालक को कर रहे हैं तो उसमें अलग टाइप का रहेगा, मतलब मैग्नेटिक करना पड़ेगा ना, उस तरह से चीज़ें करना पड़ेगा तब हो जाएगा। तो कुचालक को साधारण घर्षण करके, ठीक है, कुचालक जो भी कुचालक वस्तुएं हैं, कुचालक वस्तुओं को साधारण घर्षण से द्वारा आवेशित किया जा सकता है। कुचालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर ना, इंसुलेटर बोलते हैं शायद ना। ठीक है, अच्छा क्या बोलते हैं इसको, हाँ, सुचालक को बोलते हैं कंडक्टर और कुचालक को बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो देख लीजिएगा इंग्लिश और हिंदी वाला वोकैब। ठीक है, तो कुचालक वस्तुओं को साधारण घर्षण मतलब सिंपल फ्रिक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, चार्ज किया जा सकता है, मतलब उसमें चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सुचालक में ऐसा नहीं होगा, ये केवल कुचालक वस्तुओं के लिए पॉसिबल है। ठीक है, अब कुचालक के लिए तो पॉसिबल है सर, बढ़िया है। तो वहाँ पर देखिए जो तांबे का तार था वो कुचालक था, तांबे का जो भी था वो तो सुचालक था। ठीक है, तांबे का जो तार था वो तो सुचालक था, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, वही तांबे का तार हो जाएगा कि तांबे के तार को या कॉपर के तार को आवेशित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, घर्षण करके आवेशित नहीं किया जा सकता, वो इसका राइट आंसर है। लेकिन हम तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बताने जाए हैं, तो वो एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बताते हैं कि कुचालक वस्तुओं को तो आवेशित किया जा सकता है। पेपर में जो जो चीज़ आती है वो आपको टेबल बना देते हैं, पेपर में जो जो चीज़ आती है वो आपको टेबल बनाकर हम आपको याद करा देते हैं कि पेपर में क्या क्या चीज़ आता है। देखिए उसके पहले भी कुछ बेसिक बातें बता दें, उसके पहले भी हम आपको बेसिक बातें बता दें। देखिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कौन सा आवेशित हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो नेगेटिव आवेश हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता होगा या इलेक्ट्रॉन त्याग करता होगा वो क्या हो जाता होगा, पॉजिटिव आवेश हो जाता, पॉजिटिव चार्ज बन जाता होगा। ठीक है, तो क्या याद रखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा,
जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋणी हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। कि भाई उसने कर्जा ले लिया मतलब ऋणी, तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा वो ऋणी हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब जिसने त्याग दिया, अपना सब चीज़ दे दिया, वास्तव में वही धनी होगा, तभी ना उसने अपना सब चीज़ त्याग दिया। तो जो त्याग देगा वो पॉजिटिव चार्ज, जो ग्रहण करेगा वो नेगेटिव चार्ज ऋणी। जो ग्रहण करेगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, ऋणी होगा। जो त्याग देगा इलेक्ट्रॉन को वो धनी होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको भी याद रखो क्योंकि ये भी आपके काम की चीज़ है। चलिए और बता दीजिए क्या काम की चीज़ है, तो आपके सामने बता रहे हैं। अब पूरा टेबल बना रहे। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि रेशम के कपड़े को, रेशम का कपड़ा या रेशम जो भी है कुछ भी बोल सकता है, तो रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ दोनों कुचालक होनी चाहिए। ठीक है, रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ को जब आपस में घर्षण किया जाएगा तो किसमें नेगेटिव किसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे ये पूछेगा। ठीक है, या कौन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो पूछेगा। तो हमने आपको बता दिए हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि रेशम के कपड़ों को रगड़ने से कांच की छड़ पर कैसे आवेश उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे होंगे। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक या कंघी। ठीक है, प्लास्टिक होती है या कंघी होती है, उसको जब किससे रगड़वाते हैं, सूखे बालू से। ठीक है, सूखे बाल से रगड़ते हैं अपन लोग। ठीक है, आपने देखा हो, अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, या फिर केवल प्लास्टिक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केवल प्लास्टिक को अगर ऊन से रगड़ दें। ठीक है, ऊन का क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से पूछा जाता है। प्लास्टिक या कंघी को सूखे बाल का पूछा जाता है। रबड़, ठीक है, प्लास्टिक का ऊन के साथ पूछा जाता है। रबड़ का या उसी को अंबर बोल सकते हो कि अंबर है ना, मोती टाइप का होता है ये, या एबोनाइट। ठीक है, ये पेपर में पूछे गए हैं सारी चीज़ें। एबोनाइट, ठीक है, एबोनाइट को फर मतलब जो होता है ना, किसी के पंख हो गए या कुछ हो गया, बिल्ली का वो हो गया, बिल्ली के बाल हो गए, पंख हो गए, इन सब से। ठीक है, तो रेशम के कपड़े को कांच से, प्लास्टिक का सूखे बाल से, प्लास्टिक का ऊन से, रबड़ और अंबर एबोनाइट का फर से जब घर्षण किया जाएगा, जब आपस में रगड़ा जाएगा इन दोनों को, तो इन यहाँ पर जितनी भी टेबल बनाई सब के सब नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, याद रखोगे कि सब के सब नेगेटिव आवेशित हो जाएंगे। नेगेटिव आवेश का मतलब क्या, बाजू में लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, कि रेशम के कपड़े और कांच की छड़ को जब वो किया जाएगा तो ये क्या करेगा, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, तो ये कौन सा आवेश हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये कौन सा आवेश हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद रखना। समझ रहे हो कि रेशम के कपड़े को और कांच की छड़ को जब आपस में वो करवाएंगे तो कांच की छड़ पॉजिटिव आवेशित हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाए धन आवेशित हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में धन आवेश। तो ये जितने भी दिए हैं सब के सब पॉजिटिव आवेश हो जाएंगे जब इन लोगों के आपस में क्रिया करेंगे तब। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। देखिए इसीलिए हम पूरी कोशिश ये करते हैं ना आपको कि बेस्ट से बेस्ट दे दें, एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें ताकि आप फिर कभी फंसो ना। ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार रखाते हैं कि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे ताकि आप फंसो ना। अब आपको समझा दिए हमने कि कभी भी जो घर्षण करने के बाद आवेश चार्ज होता है वो केवल किस में होगा, इंसुलेटर में होगा, मीन्स कुचालकों में होगा। और यहाँ कुचालक देखो, प्लास्टिक का कलम कुचालक है। ठीक है, उसके बाद एक ग्लास रॉड कुचालक है, एक फूला हुआ गुब्बारा कुचालक है, कॉपर रॉड सुचालक है, मतलब इसमें चार्ज पैदा नहीं होगा। एकदम तो ऐसे ही मार दोगे आप, इतने होशियार हो गए। और बाकी हमने आपको जो लिस्ट याद करवाई है वो भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, जितना भी नॉलेज दिए सब आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि अधिकांश जीवाश्म ईंधन में होता है। तो अधिकांश जीवाश्म ईंधन में क्या होता है, ऑप्शन में देखिए तो अधिकांश जो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जो जीवों के द्वारा है ना लाखों वर्षों से क्या होता है, पृथ्वी पे लाखों वर्षों समय से कई पेड़ पौधे डले हुए हैं, कई जानवरों की हड्डियां डली हुई है, कई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जो दफन हो गई मिट्टी के अंदर। तो ये मिट्टी के अंदर बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होने के बाद ये किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, ये अपने जीवाश्म होते हैं, जो है ना, जो मृत जीवित शरीरों के अंश होते हैं, जो हड्डी हो गया, सारी चीज़ें जो बताएं हमने, ये सब होने के बाद अंदर दफने होते हैं, बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती है पृथ्वी अपने अंदर, ज्वालामुखी विस्फोट, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती होगी। फिर ये क्या बन जाता होगा, ये बन जाता है मतलब कि केरोसिन, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें ना अंदर ही अंदर पूरा बन जाता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। इसको क्या बोलते हैं अपन, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन में क्या होता है, तो याद रखिए जीवाश्म ईंधन में होता है
त्वरित दहन, ठीक है, स्वतः दहन नहीं। स्वतः दहन का मतलब तो अपने आप जल जाना, जैसे सोडियम को अगर खोले ऑक्सीजन में रख दिया जाए, हवा में रख दिया जाए तो ये अपने आप स्वतः दहन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो स्वतः दहन नहीं होते हैं, ये होते हैं त्वरित दहन। ठीक है, तो याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन तो बोलना त्वरित दहन होते हैं। त्वरित दहन का मतलब तुरंत दहन हो जाता है। अगर पेट्रोल में आप एक बार माचिस लगा दोगे, छोटी सी भी लगा दोगे, तो वो तुरंत आग पड़ेगी। पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, ये सब त्वरित दहन होते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, आई होप कि आप उस सब का मतलब समझ पाए होंगे। अब देखिए कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं, ये क्वेश्चन ना बहुत बच्चे गलत करते होंगे। ठीक है, इसमें टिक कर लीजिएगा ताकि आप, है ना, तो इसमें बहुत बच्चे गलत कर सकते हो। कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है, तो कौन सा यौगिक, देखिए HCl ना, वास्तव में HCl एक अम्ल है। HCl क्या है, जो 1 by 1 वीडियो देख रहा है, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, उनको याद रखिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप संडे वाली क्लास में, वो एक दिन कभी और बता देंगे ना, संडे वाली क्लास में अगर आप एनरोल होना चाहते होगे तो इसमें हमने आपको अपने ऐप का लिंक दिया होगा, आप उसमें संडे फ्री क्लास जो हमेशा रहती है अवेलेबल, वो किसी भी पर्सन के लिए फ्री क्लास अवेलेबल है, तो वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए HCl क्या होता है, अगर एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है ये सॉल्यूशन भी होता है, मतलब द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। तो जो HCl गैस अवस्था में जो पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, जो गैस अवस्था में पाया जाता है, वास्तव में वो अम्ल नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब दुर्बल अम्ल रहेगा, तो एक प्रकार से क्षार हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है गैस अवस्था में, वो अम्ल नहीं है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो गैस अवस्था में होता है वो अम्ल नहीं है। देखिए विलयन अवस्था में जो है वो अम्ल है, और NH4OH अम्ल है, NH3 गैस अवस्था वाला भी अम्ल है। ठीक है, लेकिन जो HCl होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये गैस अवस्था में अम्ल नहीं होगा, ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो फैक्ट ही इसीलिए आपको याद करवा दिए। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए कैसा क्या क्वेश्चन है। देखिए तो बोलता क्या है, नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है तो उसे मछली दिखेगी। ठीक है, तो नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली दिखेगी, तो कैसी दिखेगी, मूल स्थिति से ऊपर उठेगी। और अगर पूछेगा ये क्यों दिखती है मूल स्थिति से, कल को ये भी पूछ सकता है कि नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उस मछली दिखेगी मूल स्थिति से ठीक ऊपर, ये क्यों होता है, तो बोलिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्या बोलना कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये कौन सी प्रक्रिया है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, ये अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, कि मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, और ये बहुत सारे क्वेश्चन, एक तो मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना होता है, पानी के अंदर सिक्का रहता है। ठीक है, पानी के अंदर आएगा सिक्का, कि एक बाल्टी में सिक्का रखा हुआ है, वो सिक्का थोड़ा अपनी स्थिति से ऊपर उठा दिख रहा है। ठीक है, ये किस कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। पानी में एक लकड़ी डली हुई है, तिरछी दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है, ये सारी चीजें जो पूछता है पेपर में, इसका उत्तर होगा प्रकाश का अपवर्तन। अच्छी तरह से इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। अब देखिए घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाली सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक कवर होते हैं, ये तो बच्चा भी जाएगा, मतलब जिन्होंने भी 8वीं के बाद पढ़ा है वो सब जानते होंगे कि प्लास्टिक के कवर क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उसके कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, तो वो सभी जानते हैं। क्या की जाती है, प्लास्टिक की वायरिंग की जाती है। ठीक है, बिल्कुल बहुत बेस्ट आपको देंगे, जहां जहां समझाने की बात लगेगी वहां वहां समझा देंगे। चलिए अच्छा, हाँ, इस वाले क्वेश्चन में हम आपको बहुत सारा और नॉलेज दे दें आपको। देखिए अब बहुत सारा हम इस बिजली वाले से नॉलेज देते हैं, जैसे घरेलू बिजली की बात जिस तरह से आ गई, तो अब घरेलू बिजली की बात ही कर दें। देखिए घरेलू, कई बार पेपर में पूछ लेगा कि जो घरेलू बिजली होती है, घर की बिजली होती है, वो किस क्रम में हम लगाते हैं। ठीक है, जो घर की बिजली होती है वो हम घर में किस क्रम में लगाते हैं, तो आपको याद रखना है सीरीज क्रम में। ठीक है, घर का जो बिजली लगाते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो घर की जो बिजली होती है वो हम लगाते हैं पैरेलल सीरीज में। किस में लगाते हैं, पैरेलल सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो घर की जो बिजली होती है वो किस सीरीज में हम लगाते हैं, पैरेलल सीरीज में लगाते हैं। तो अच्छी तरह से याद रखना, समांतर क्रम में लगाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद और क्या क्या पूछ लेता है, बिजली से रिलेटेड क्वेश्चन और सारी चीजें बता देते हैं। चलिए तो देखिए पहले पूछेगा संट, पहले तो पूछ सकता है कि ये संट क्या है, फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है गैल्वेनोमीटर क्या है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ठीक है, या फिर इससे क्या नापा जाएगा। फिर उसके बाद आमीटर के बारे में पूछ सकता है, आमीटर पूछता है या एमीटर। ठीक है, आमीटर या एमीटर लिखा आएगा, दोनों ही एक चीज होती है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, विभवमापी जिसको बोलते हैं वोल्टमीटर। ठीक है, विभवमापी जिसको बोलते हैं वोल्टमीटर, हिंदी में बोलते हैं विभवमापी। तो ये सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, संट, गैल्वेनोमीटर, आमीटर या एमीटर और वोल्टमीटर। तो देखिए संट से क्या करते
हैं संट ना एक अल्प प्रतिरोध का तार है। क्या है, इसको लिखना अल्प प्रतिरोध, अल्प मीन्स बिल्कुल मिनिमम, ठीक है, अल्प प्रतिरोध का तार है, कम से कम प्रतिरोध का तार है, कम से कम रेजिस्टेंस की एक छोटी सी वायर होती है, ठीक है, अल्प प्रतिरोध की वायर होती है, छोटी सी जरूरी नहीं है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होना चाहिए, उस वायर को क्या कहेंगे अपन, संट कहेंगे, उस वस्तु को अपन क्या कहेंगे, संट कहेंगे, जिसका प्रतिरोध अत्यंत कम होगा, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये मतलब एकदम कम भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा ना, बहुत कम से कम भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तब भी गैल्वेनोमीटर माप लेगा। तो आप बोल सकते हो कि अल्प धारा को या अल्प करंट को मापने के लिए भी गैल्वेनोमीटर का यूज करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सर्किट में करंट तो मापता ही मापता है, मतलब अल्प करंट तो मापेगा ही मापेगा, ठीक है, आपने लिख दिया ना, अल्प करंट तो मापेगा ही मापेगा, साथ में ये फ्लो की दिशा भी बता देता है, साथ में क्या कर देता है, ये फ्लो की दिशा भी बता देता है, डायरेक्शन को भी बताता है, ठीक है, सर्किट में फ्लो की दिशा बताएगा, पूरा लिख लीजिएगा, सर्किट में फ्लो की दिशा बताता है गैल्वेनोमीटर। अमीटर का काम क्या है वो हम आपको बता दें, तो अमीटर का काम हैगा कि ये क्या करेगा, जो अमीटर रहेगा करंट के फ्लो के परिमाण को बताएगा कि कितने के रेट से, कितने का परिमाण से फ्लो बह रहा है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, तो ये करंट के फ्लो को बताएगा, ठीक है। तो क्या करना है, करंट का फ्लो कौन बताएगा, तो करंट का फ्लो बताएगा, ये करंट के फ्लो की दिशा बताएगा, ठीक है, कम से कम करंट को भी ये मेजर कर लेगा, लेकिन करंट का जो फ्लो का परिमाण है, मतलब कितना बह रहा है, ये कौन बताएगा, कितना फ्लो हो रहा है करंट, ये कौन बताएगा, अमीटर बताएगा या एमीटर, दोनों ही एक ही नाम है, ठीक है, कई लोग अमीटर बोल देते हैं और एमीटर बोल देते हैं। तो करंट के फ्लो का परिमाण बताएगा कि कितने के एम्पियर के हिसाब से बह रही है करंट। अब वोल्टमीटर क्या करेगा, तो विभव मापी, वोल्टेज को मापेगा, ठीक है, वोल्टमीटर क्या करेगा, तो ये विभव मापी है, वोल्टेज को मापेगा, ठीक है, विभव मापी या फिर वोल्टेज को मेजर करेगा। और क्या क्वेश्चन आते हैं इससे इंपॉर्टेंट वो बता देते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी आया है पेपर में, ये सारी चीजें तो बता दी पेपर की, और कई बार क्वेश्चन क्या है वो बता देते हैं। देखिए कई बार ना पूछा जाएगा संट को किस में लगाया जाएगा, तो याद रखिएगा कि संट को किस में लगाया जाता है, साथ से संट, साथ से समांतर सीरीज में, अगर इसको डायरेक्ट कभी यूज कर रहे हैं तो कैसे लगाया जाता है, संट को किससे लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है, समांतर क्रम में लगाया जाता है, सर्किट बच ही रहे, करंट ना लगे, ठीक है, उसके लिए संट का प्रयोग कर लिया जाता है ताकि सर्किट आपकी ना जले। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आपने एलिमेंट, कोई भी वस्तु रखी है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा, कोई भी एक वस्तु, कोई भी बल्ब जला रहे हो, ऐसे कुछ भी करके जला रहे हो, तो यहाँ पर आप संट का प्रयोग कर देते हो, तो क्या होता है कि कल को अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी एकदम से बहुत तेज बह रही है, तो बहुत तेज बह रही है तो वो संट के थ्रू होकर भी इस तरह से पास हो जाए, जो यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट लगाया है उसको एकदम से डैमेज ना करे, इसीलिए अपन क्या करते हैं, संट का प्रयोग करते हैं। और किस क्रम में लगाए हैं अपन ने, देखो ये बल्ब लगा है, ये संट लगा है, तो संट को किस में लगाए, समांतर क्रम में लगाए हुए हैं। तो ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि संट का प्रयोग किस सीरीज में किया जाता है, किस क्रम में लगाएंगे अगर लगाते हैं कभी सर्किट में, तो ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको बता रही है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसे नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ यूनिक क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। गैल्वेनोमीटर, अब यूनिक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको थोड़ा, गैल्वेनोमीटर में संट का यूज करके क्या बनाते हैं, दोनों ही गैल्वेनोमीटर, देखो गैल्वेनोमीटर में आप ना, गैल्वेनोमीटर में संट का प्रयोग करके देखो क्या क्या प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर भी संट का प्रयोग करना, यहाँ पर भी संट का प्रयोग करना, एक जगह आपको मिलेगा आमीटर, एक जगह गैल्वेनोमीटर में आप संट का प्रयोग करके आमीटर बना सकते हो, और एक जगह गैल्वेनोमीटर में आप संट का प्रयोग करके विभव मापी या फिर वोल्ट मीटर बना सकते हो, विभव मापी या फिर वोल्ट मीटर बना सकते हो। एक जगह बनाए आमीटर, एक जगह बनाए विभव मीटर। अच्छा सर आमीटर कब बनाए, तो याद रखना संट को गैल्वेनोमीटर के साथ अगर संट को समांतर सीरीज में या फिर पैरेलल सीरीज में लगा दोगे तो आमीटर बन जाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर के साथ संट को कैसे में, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगा दोगे, सीरीज में लगा दोगे तो वो विभव मापी बन जाएगा। श्रेणी क्रम क्या होता है, जैसे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर लगाए हो और यही शंट लगा दिए हो तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया श्रेणी क्रम, तो इससे क्या बन जाएगा, विभव मापी बन जाएगा, वोल्ट मीटर बना दोगे। वहीं पर अगर आपने गैल्वेनोमीटर लगाए हो, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा दिए और उसके बाद इसी के समांतर क्रम में शंट लगा दिए हो तो ये बन जाएगा आमीटर। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में शंट अगर समांतर क्रम में लगाया जाए तो कौन सी युक्ति प्राप्त होगी, तो आमीटर, श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो मीटर। आई होप कि ये बात हम क्लियर कर पाए होंगे। जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम सब कवर कर रहे हैं, मतलब आपको बेस्ट से बेस्ट देने की पूरी कोशिश है, ठीक है, कहीं से कुछ नहीं छोड़ने वाले हम आपको। जितना भी एग्जाम में आएगा, जो जो आपके डाउट रहेंगे वो सब हम कोशिश करते हैं इसी में क्लियर कर दें, ठीक है। और जितने मतलब ऐसा लगता है कि ये आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है तो उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं आपके लिए, लेकिन जितने भी हमको लगता है इस सब में थोड़ा सा भी फंसोगे उस सब में हम आपको सब चीज़ें क्लियर करवाई देते हैं। तो आप पूछते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका है, कहाँ पाई जाएगी, मस्तिष्क में पाई जाएगी, ठीक है।
मस्तिष्क में पाई जाएगी। इसके जो एक्टिव चीज़ें होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे पेपर में, बनना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन सी यूरोकॉर्टिक कोशिका नहीं है। तो हमें पक्का पता है कि यूकेरियोटिक में काफ़ी बच्चे परेशान होंगे। तो देखिए यूकेरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, एक होता है यूकेरियोटिक और एक होगा प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और एक होगा यूकेरियोटिक। इसमें मेजर डिफरेंस जो होगा ना वो आप ये याद रखिएगा कि यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। इसके जो इस प्रकार के जीव होते हैं इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, सेंट्रॉइड पाया जाएगा। ठीक है, यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाएगा, नाभिक पाया जाएगा, मतलब है ना। और यह क्या होगा, प्रोकैरियोटिक वाले जीवों में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ये जो मेजर डिफरेंस है वो आप याद रखिए कि नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो आपको मेजर डिफरेंस याद रखना है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब और बता देते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया। अच्छा अभी इसके लिए तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। तो कौन सी, एक कवक यूकेरियोटिक कोशिका है, पौधा यूकेरियोटिक कोशिका है, पशु यूकेरियोटिक कोशिका है, लेकिन जो जीवाणु है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में नहीं आते हैं। ये किस में जाएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जाएंगे, मतलब जीवाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाएगा, जबकि इनके में क्या होगा, केंद्रक पाए जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा। कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है तब की बात हो रही है ना कि कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में और यूकेरियोटिक में नहीं पाया जाता है। हृदय से बना होता है, तो हृदय किससे बना होता है, तो देखिए ऑप्शन देखिए हृदय किससे बना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन क्या दे रहा है, तंत्रिका ऊतक से बना होता है, संयोजी ऊतक से और पेशी ऊतक से। तो याद रखना है कि जो हृदय किसका बना होता है, पेशी ऊतक। अब पेशी ऊतक जब आया है तो सब बता दे। पेशी मतलब जो पेशी होता है, पेशी का काम क्या होता है, सारी चीजें अब आपको क्लियर करवा दें। देखिए अब हम सभी चीजें आपको पेशी के ऊतक से क्लियर करा दें। पेशी ऊतक, वास्तव में ये पेशी ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, तो पेशीय ऊतक के बारे में सारी चीज़ें आपको पहले डिस्क्राइब करा दें कि पेशी ऊतक होता क्या है। पेशी ऊतक मेनली जो होता है ना, पेशी ऊतक एक लाल पेशी होता है, मतलब अगर लाल रंग का जो होता है, इसकी जो पेशी का रंग होता है वो लाल पेशी भी कहा जाता है, इसे लाल पेशी तंतु भी कहा जाता है। पेशी ऊतक को लाल पेशी तंतु कहा जाता है। इसका काम होता है संकुचित होना ना, फैलना और सिकुड़ना। लाल पेशी जो ऊतक होते हैं इसका जो मेजर काम होता है संकुचित होना। संकुचित होने को क्या बोल सकते हैं, फैलना और सिकुड़ना इसका मेन काम है। संकुचित होना है ना, फैलना और सिकुड़ना इसका मेन काम है। तो देखिए हृदय क्या करता है, फैलता और सिकुड़ता है ना, इसीलिए वो पेशी ऊतक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा छोटा था, पूछा था हृदय क्या है, तो हृदय है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक का काम क्या है, तो फैलना और सिकुड़ना। तो तुरंत बन जाएगा, अब आपसे हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, पेशी ऊतक का काम क्या होता है, फैलना और सिकुड़ना। ठीक है, और पेशियों का वो कैसा होता है, लाल पेशी तंतु इसे कहा जाता है। अब आते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट में, क्योंकि हम तो आपको ऐसे नहीं बताने वाले, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे कि आपसे आने वाली हर चीज़ बन जाए। तो पेशी ऊतक होते हैं 3 प्रकार के, याद रखिएगा। जो पेशी ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के। एक होता है आरेखीय पेशी ऊतक, एक क्या होगा, आरेखीय पेशी ऊतक, एक क्या होगा, रेखीय पेशी ऊतक, एक होगा आरेखीय, एक होगा रेखिक और एक होगा हृदयक पेशी ऊतक। ठीक है, एक कौन कौन सा बता दिए, एक बताते हैं आरेखीय, एक बता दी है रेखिक और एक बताते रहे हृदयक पेशी ऊतक। तो हृदयक पेशी ऊतक को तो आप समझ ही गए हो कि जो हृदयक पेशी ऊतक था वो एक होता है रेखीय पेशी ऊतक, एक होता है आरेखीय पेशी ऊतक। अब ये बता देते हैं। ठीक है, पेशियों के बारे में बता दी, हृदय पेशी का तो आप समझ गए, हृदय होता ही होता है। अब रेखीय और आरेखीय को थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, एक होता है आरेखीय पेशी ऊतक और एक होता है रेखीय पेशी ऊतक। ठीक है, इनमें थोड़ा सा अंतर समझा देते हैं, आरेखीय और रेखीय में। आप अलग अलग लिखिएगा, हम एक साथ बता देते हैं, आरेखीय और रेखिक में। ठीक है, आरेखीय को पहले क्या करते हैं, पहले रेखीय कर देते हैं फिर आरेखीय कर देते हैं। ठीक है, जब समझा रहे हैं तो पहले हम आपको बता देते हैं रेखीय के बारे में, क्योंकि रेखीय का क्वेश्चन पूछा गया है, और आप फिर बता देते हैं आरेखीय, दोनों ही आपको बन जाएगा उसमें क्या है। ठीक है, तो रेखीय पेशी क्या होते हैं, रेखीय पेशी ऊतक जो होते हैं वो अस्थियों से जुड़े होते हैं। रेखीय, नाम में ही रेखाएं बनी होंगी, नाम में ही रेखा है तो रेखाएं बने होंगी, पृष्ठ बने होंगे। तो देखो, तो ये रेखीय जो पेशी ऊतक होते हैं वो अस्थियों से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना, पहला फैक्ट, अस्थियों से जुड़े होते हैं। तो ये अस्थियों से जुड़े होते हैं। तो फिर आरेखीय पेशी ऊतक कहाँ होते हैं, तो ये जो आँख होती है वो आरेखीय पेशी ऊतक का, आँख की जो पलक है वो आरेखीय पेशी ऊतक का उदाहरण है। मूत्रवाहिनी आरेखीय पेशी ऊतक का उदाहरण है। और श्वसन है वो आरेखीय पेशी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, अब रेखीय, जो देखिए ये सब क्या क्या है, आँख,
मूत्रवाहिनी, श्वसन, है ना। और ये क्या होती है, हड्डियों से, अस्थियों से जुड़ी होती है, हड्डियों से जुड़ी होती है, ये हो गया। दूसरा उदाहरण, दूसरे दोनों में अंतर बताएं। ये ऐच्छिक क्रिया है। ये क्या है, ऐच्छिक क्रिया। अगर आपका इच्छा है हाथ उठाने की तो ही उठाओगे, है ना। ऐच्छिक पेशी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इस रेखीय पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। और अरेखीय पेशियों को क्या कहा जाता है, अनैच्छिक पेशी कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे, अनैच्छिक पेशी कहेंगे। ठीक है, तो मेन उदाहरण समझ में आ गया कि ऐच्छिक पेशी होती है और अनैच्छिक पेशी होती है। और उदाहरण बता देते हैं आपको। चलिए, जो रेखीय पेशी होगी ये गहरे, ठीक है, ये गहरे तथा हल्के, इस पे क्या होंगे, गहरे तथा हल्के रंग, इसमें क्या होंगे, गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां होती है। गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां होती है। कई बार इसे पट्टी पेशी भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए कई बार इसे क्या कह दिया जाता है, पट्टी पेशी। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा। ठीक है, गहरे हल्के रंग की पट्टियां होती हैं इसमें, और इसमें कोई पट्टियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, किसी भी रंग की कोई पट्टियां नहीं पाई जाती है। हाँ, कई बार इसका आकार पूछ लेता है। अब ये जो फैक्ट बता रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो बताने जा रहे हैं, फिर भी आप लिखिएगा। ठीक है, लंबी बेलना, ये जो होती है रेखीय पेशी, ये क्या होती है, लंबी बेलनाकार होती है। क्या होती है, तो आप लिखिएगा लंबी होती है। और आकार इसका कैसा होता है, बेलनाकार होता है, सिलेंडर टाइप होता है, बेलनाकार या सिलेंडर टाइप। और ये क्या होती है, ये एक केंद्र होता है। इसका क्या होता है, एक केंद्र होता है। अब एक केंद्र है, मान लीजिए एक केंद्र और उसी से कुछ बन रहा है, तो ये कैसी होगी, फिर नुकीली होगी। कैसी होगी, नुकीली होगी। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद रखिए कि ये कैसी होती है, नुकीली होती है। और क्या उदाहरण है वो बता दें आपको, दोनों में मेजर डिफरेंस। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये तो हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब बेलनाकार है तो बेलनाकार जो होगा इसका केंद्र क्या होगा, परिधि पे होगा। इसमें जैसे बताया, इसमें बहुकेंद्री होगा, ये बहुकेंद्री होगी रेखीय, बहुकेंद्री। और इसमें बता दिए एक केंद्री। इसका शेप बेलनाकार, इसका शेप एक नुकीलाकार टाइप से होगा। ठीक है, ये भी आपको बता दी कि बेलनाकार होगी और नुकीलाकार होगी। इसके बाद और क्या डिफरेंस बताने हैं आपको। ठीक है, इसकी जो परिधि होती है, केंद्र जो होता है इसका, जो रेखी का जो केंद्र होता है वो कहाँ होता है, बेलन है। तो बेलन होता है तो कहाँ पर होगा, परिधि पर होगा। ठीक है, बेलन है तो कहां पर होगा, इसका केंद्र परिधि पर होगा। इसका केंद्र कहां, नुकीली है तो कहां होगा, मध्य पर होगा ना। नुकीली है तो मध्य पर होगा, तो इसका केंद्र जो होता है वो मध्य पर होता है। ठीक है, ये केंद्र कई बार पूछ लेता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। ठीक है, इतना इनफ है आपके लिए। बाकी हमने आपको बता दिया जो मेन पेपर में आएगा, वो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो हमने आपको सब बता दी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कहा था ना नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए पट्टीवार पेशी। पट्टीवार पेशी का मतलब क्या है, रेखीय पेशी। पट्टीवार पेशी का मतलब क्या है, रेखीय पेशी। ठीक है, तो पट्टीवार पेशी को क्या बोला है उसने कि पट्टीवार पेशी। अच्छा हाँ, हमने बता देना ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, है ना। ऐच्छिक क्रियाएं जिसको आप कंट्रोल कर सको, जैसे हाथ उठाना। हाथ उठाना क्या है, आपकी मर्जी, हाथ उठाना हो तो उठाओ, नहीं उठाना मत उठाओ ना। तो ये क्या हो जाएगा, अनैच्छिक क्रिया है। पैर चलाना हो चलाओ, नहीं चलाना मत चलो, ये सब ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया जो चाहो भी ना तो भी वो काम करे। अगर आप नहीं भी चाह रहे हो कि आंख को मैं बंद करूं, लेकिन वो आंख अपने आप बंद होगी, एक समय आएगा सांस अपने आप चलेगी, तो जिसपे आपकी इच्छा नहीं होने के बाद भी वो चीज हो रहा है, मतलब वो अनैच्छिक। जो केवल आपकी इच्छाओं पर निर्भर है वो ऐच्छिक क्रिया। ठीक है, तो ये होता है। तो चलिए, पट्टीवार पेशी जो होगा ये, इसे रेखीय पेशी भी कहते हैं। और हमने आपको बताया है रेखीय पेशी क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया है। पट्टीवार पेशी बोले है ना हमने आपको। चलिए, तो पट्टीवार पेशी को क्या बोलेंगे, पट्टीवार पेशी रेखीय पेशी, सॉरी, है ना। पट्टीवार पेशी क्या है, रेखीय पेशी है। रेखीय पेशी का मतलब ये क्या होगी, ऐच्छिक क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया। इसने पूछा असत्य कथन को बताओ, तो असत्य कथन क्या होगा, अनैच्छिक। रेखीय जो पट्टीवार पेशी है वो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, जबकि इसमें ऑप्शन में अनैच्छिक दिया है, तो ये ऑप्शन इसने गलत दिया हुआ है। गलत कथन क्या है, अनैच्छिक, है ना। पट्टीवार पेशी होती है ऐच्छिक क्रियाएं, अरे इसको क्योंकि इसको रेखीय बोलते हैं, तो ये होती है ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक नहीं होती। तो अनैच्छिक यहाँ पर गलत हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, बोलता है निम्न प्रदत्त सूची में से उस वस्तु का चयन करें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो अब इतना सा क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा क्या। ठीक है, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में क्या है, वायु जल मृदा। तो वायु भी नेचर से मिलता है, जल भी नेचर से मिलता है, मृदा भी नेचर से मिलता है। लेकिन ये जो बिजली है ये आप प्रोड्यूस करते हो बहुत सारे माध्यम से। ठीक है, कौन कौन से माध्यम है इसके, ठीक है, नाभिकीय विखंडन से। ठीक है, नाभिकीय विखंडन से भी आपको बिजली उत्पन्न होती है, नाभिकीय विखंडन से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सोलर पैनल से इसकी उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन, सोलर पैनल, ताप विद्युत केंद्र। हालांकि ताप विद्युत केंद्र क्या होते हैं, ताप विद्युत केंद्र जो होते हैं वो नाभिकीय विखंडन में होते हैं। उसके बाद पवन चक्की से इसकी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और भी बहुत सारी चीजें, कोल ओल से भी इसकी। चलिए अभी देखिए, विलीन रूप में पाचित भोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजनी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, CO2 होगा। ठीक है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, PDF में नहीं लिखा हुआ है। नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है। तो रुधिर का मतलब रक्त, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के द्वारा किससे किया जाता है, तो देखिए RBC का काम क्या होता है, ये तो ब्लड को रेड कलर करती है। ठीक है, RBC जो रहेगा, ठीक है,
WBC तो लड़ने का काम करती है, रोगों से लड़ने का काम करती है। लसिका एक अलग चीज़ है जो ब्लड जैसी ही रहेगी, लेकिन वो अलग चीज़ होती है ना, लसिका ब्लड जैसी, इसमें WBC की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ रोचक बातें आपको बताएंगे जो पेपर में आ सकती है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो देखिए ब्लड में क्या पाया जाएगा, रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा जो इन सब चीज़ों को लेकर चलता है। ठीक है, और यहाँ से वहाँ ले जाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा। किस किस को, भोजन जो पच जाता है, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को, इन सबको प्लाज्मा लेकर जाता है। चलिए अब हम ना कुछ बातें बता दें लसिका के बारे में। लसिका और किसके बारे में, रक्त के बारे में कुछ थोड़ा सा अंतर बता दें। देखिए रक्त में क्या होता है, रक्त में तो प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट सब पाई जाती हैं। ठीक है, सबकी सब पाई जाती हैं। लसिका में केवल WBC की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, लसिका सफ़ेद रंग की होती है। ठीक है, लसिका क्या होता है, सफ़ेद रंग होता है। इसका रंग तो लाल रंग होता है। और साथ ही साथ ये याद रखो कि अलग अलग जीवों में, ठीक है, अलग अलग जीवों में खून का रंग अलग अलग हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब अलग अलग जीव हैं तो अलग अलग जीवों में, जैसे मच्छर के खून का रंग काला रहेगा, ठीक है, कॉकरोच का रंग, तो अलग अलग जीवों में अलग अलग रंग का खून हो सकता है ना। मतलब जरूरी नहीं मच्छर का काला, कई जगह तो लाल ही रहता है। मादा मच्छर जब को मारते हो तो देखते नहीं हो काला लाल रहता है। ठीक है, तो वो नहीं, तो मतलब कई जीवों का जो रक्त का रंग है वो लाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो लसिका का रंग होता है, चाहे वो कोई सा भी जीव हो, अगर लसिका का रंग देखोगे तो सफ़ेद रंग ही होता है। ठीक है, और भी मेजर में, अच्छा बोले थे कि नहीं बोले थे इसमें। ठीक है, तो लसिका के इतने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रख सकते हो, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वाहन के पहियों में खांचों को बनाया जाता है, क्यों? तो आपने देखा होगा वाहन का पहिया होता है, मतलब टायर जो होता है, टायर के ऊपर इस तरह से कुछ वो खांचे टाइप के बने होते हैं। ठीक है, कुछ डिज़ाइन टाइप का बना होता है, क्यों? ताकि ये जब रोड पे चले तो रोड में मैक्सिमम से मैक्सिमम घर्षण दे पाए, इसीलिए इस पर डिज़ाइन बना दी जाती है। टायर के ऊपर डिज़ाइन बना दी जाती है। कितने नहीं हो कई बार, है ना, वो घिस जाता है तो आप टायर नया लगवाते हो। तो ये क्यों करा जाता है कि घर्षण में वृद्धि हो, ताकि घर्षण में वृद्धि हो। कभी भी गाड़ी चल रही है, मतलब एकदम स्मूथ रहेगा, एकदम चिकना रहेगा, तो चलती हुई गाड़ी जल्दी नहीं रुक पाएगी। लेकिन अगर घर्षण रहेगा, घर्षण में ज़्यादा मान रहेगा, तो उसको गाड़ी को रोकने में बड़ी आसानी जाएगी। तो घर्षण की वृद्धि करेंगे और ताकि गाड़ी का नियंत्रण रह सके। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला, प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम, अगर माध्यम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला। इसमें भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। देखिए अगर माध्यम क्या होता है, कई लोग तो अभी समझते ही नहीं होंगे अगर माध्यम क्या है। तो ये अगर ना एक वो रहेगा। ठीक है, अगर एक क्या हो जाएगा, आपने जैसे सुना होगा जिलेटिन, आइसक्रीम बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, जिलेटिन का यूज़ किया जाता है। कई चीज़ों को जमाने के लिए, आइसक्रीम को लिए और कई चीज़ों को जमाने के लिए, मतलब फ्रीजिंग के लिए, है ना, जिलेटिन का यूज़ किया जाता है। उसी तरह होता है अगर, उसी तरह क्या होता है अगर। किसी लोग अगर बोलते हैं, किसी लोग इसको अगर बोलते हैं ना, अगर बोलते हैं, अगर बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं। तो जिलेटिन का काम भी क्या होता है, जमाना। ठीक है, जिलेटिन का काम भी क्या होता है, जमाना। ठीक है, ये क्या होता है, ये नॉनवेज होता है। ये क्या होता है, नॉनवेज होता है। जिलेटिन जो रहता है एक प्रकार से नॉनवेज, इसको कई लोग लाते हैं नॉनवेज। ठीक है, आप नॉनवेज और वेज को कैसे कंपेयर करोगे, जो भी आपने प्रोडक्ट लेके आए हो वो वेज है कि नॉनवेज है, आप उसमें ना वो जो सिंबल बना होता है उसको देखा करो किस रंग का है। अगर वो रेड कलर का है, इसका मतलब इसमें नॉनवेज का यूज़ किया गया। अगर वो ग्रीन कलर का, इसका मतलब इसमें नॉनवेज का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप इससे भी क्लियर कर सकते हो जो भी कुछ लेकर आते हो। तो हमने क्या बताया, जो अगर है ना, अगर है वो एक प्रकार का सवालों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, आप तो समझ गए ना कि अगर क्या है, और जिलेटिन ही जैसा ही अगर है। ये दोनों के दोनों जमाने के काम आते हैं। ठीक है, जिलेटिन नॉनवेज तो है, लेकिन काफ़ी जगह इंप्रूवमेंट होता है, मतलब बहुत सारी जगह हड्डियों के रोग को दूर करता है, काफ़ी चीज़ें से। तो ये भी भोजन को जमाने के लिए, मतलब कि आइसक्रीम हो गया और भी ऐसी चीज़ें जिसको जमा कर करा जाता है, चॉकलेट हो गया, जेली, तो इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इधर पे क्या रहेगा, ये नॉनवेज होता है। ठीक है, नॉनवेज हो जाएगा। यहाँ पर अगर हो गया, अगर हो गया। ठीक है, अगर भी बोलते हैं, अगर भी बोलते हैं, दोनों ही चीज़ें बोली जाती हैं। तो ये बनाया जाता है लाल सवालों से। ये कैसे बनाया जाता है, लाल सवालों से बनाया जाता है। और सवाल तो एक प्रकार से क्या होता है, सवाल तो एक प्रकार से प्लांट हो जाएगा ना। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, वेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेजिटेरियन कहलाएगा। ठीक है, ये नॉनवेज और ये वेज कहलाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इससे जेली वाली बनाई जाती है। आपने देखा होगा जो बच्चे जेली वाली खाते हैं, ठीक है, और जनरली जेली जो रहती है, ठीक है, तो इससे क्या बनाया जाएगा, आपका जेली बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो आप याद रख सकते हैं, किससे, जेली बनाई जाएगी। उसके बाद क्या बता दें इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाँ मतलब ये महंगा सस्ता नहीं पूछेगा पेपर में, बस इतना पूछेगा अगर किससे बनाया जाता है, तो लाल सवालों से बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओहो, ये तो क्या बनाने लगा, बढ़िया अच्छा चीज़ आ रहा है, बॉक्स आ रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगर का आपको याद हो गया कि ये अगर का यूज़ क्या है, अगर का यूज़ क्या रहेगा, लाल सवालों के लिए रहेगा। ओहो, ये तो क्या लाइन आ गई, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए अब, है ना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ये आ गया है। चलो अब यहाँ देख लो क्या हो गया है, विद्युत बल्ब का तंतु
निम्न का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये भी टंगस्टन का बने होने का कारण क्या है भाई? टंगस्टन के बने होने के कारण ना ये जल्दी फ्यूज भी नहीं होता है ना, मतलब जितना भी अगर बंद चालू हो, इलेक्ट्रिक कम हो जाए, सब हो जाए, तो भी ये जल्दी फ्यूज नहीं होता। तो टंगस्टन का बना होता है। अच्छी तरह से याद रखिए विद्युत बल्ब का तंतु, ये तो हर कोई याद रखता है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। और भी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट, जितना ऐसा लगता है कि जो आपके लिए एकदम नया है, उसके लिए हम पूरा चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी तरह आप खुद देखेंगे कि मतलब बेस्ट से बेस्ट हम आपको देते हैं। जो चीज़ आपका क्लियर है उसको उतना ज़्यादा क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें तो आपको क्लियर, उसमें ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं। लेकिन जो भी चीज़ हमको लगता है कि आपके लिए नया है तो आपके लिए सब चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हमारा काम है केवल आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करना, और आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए इस लिंक से, और वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया होगा। चलिए, इसी तरह से बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।